हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप वन लाइनियर के रूप में देख रहे हैं, शब्दावलियाँ, ऐतिहासिक शब्दावलियाँ। ठीक है, तो आइए आज हम आपके सामने जो शब्दावलियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह शब्दावलियाँ हैं मराठा संबंधित शब्दावलियाँ। आपने मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत, गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल एवं सिंध घाटी सभ्यता संबंधित शब्दावलियों के बारे में पढ़ चुका है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मराठा शब्दावलियाँ। जी हाँ, मराठा शब्दावलियाँ से पढ़ाने के पहले हम आपको मराठा के संदर्भ में कुछ बता देना चाहता हूँ। हालांकि इसका एक स्पेशल वीडियो बनेगा मराठा साम्राज्य का पूरा, बट यहाँ पर शब्दावलियाँ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए मित्र, जो मराठा हैं, ये मराठा का उदय सही पूछा जाए तो शिवाजी के समय होता है। जी हाँ, जहाँ मुगल वंश पूरे भारत में जिस समय अपना लोहा मनवा रही थी लोगों को और लोग उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे, वहीं शिवाजी ने सीना ताने खड़ा हुए मुगलों का सामना ही नहीं किया बल्कि उन्हें लोहे चने चबा दिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एक तरीके से शिवाजी स्ट्रांग पर्सन बनकर सामने आए मुगलों के समय। जी हाँ, देखिए ये दौर उस समय चल रहा था जिस समय यहाँ पर भारत में औरंगजेब का शासन था और बहुत आतताई के रूप में जाना जाता था, बहुत कट्टर के रूप में जाना जाता था। एक तरीके से वह कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कटिवादिता थी। वह एक तरीके से पूरे भारत में इस्लाम धर्म को फैलाकर कहीं न कहीं दूसरे के कल्चर को नीचा दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इसी बात को लेकर शिवाजी ने अपना एक गिरोह बनाया और एक गिरोह बनाकर एक आगे चल के एक साम्राज्य का विस्तार किया। यह वह दौर था जब लगभग ये मान के चलते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। 1680 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और लगभग 1627 से लेकर 1680 तक उनका टाइम पीरियड लगभग बना हुआ था। ठीक है, और इसी समय औरंगजेब का दौर चल रहा था। शिवाजी ने पूरे मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, अच्छे तरीके से विस्तार किया। हाँ, शिवाजी की मृत्यु होने के उपरांत थोड़ा सा मराठा साम्राज्य जो था वह अपनी राष्ट्रीय एकता को खो दिया था, यानी कि जो एक आंतरिक एकजुटता थी वो धीरे खो दी थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि एक तरीके से फिर बाद में आगे चल कर मराठा ने अपने आप को फिर से उभारा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मुगल वंश में जहाँ औरंगजेब के समय या औरंगजेब के शासनकाल में जहाँ पूरे भारत के क्षेत्रीय या स्थानीय वंश मतलब स्थानीय वंश कमज़ोर पड़ रहे थे, वहीं मराठा साम्राज्य अपने आप को उभारा हुआ था। केवल इतना ही में नहीं मित्र, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो अपनी शुरुआत मराठा की तरफ से करें, यानी कि मराठा की तरफ से कहने का मतलब कि वो मराठा में अपने साम्राज्य विस्तार की नींव डालें। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा दौर था कि औरंगजेब के मृत्यु होने के उपरांत जितने भी क्षेत्रीय थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो खुद मुगल ही वंश क्यों न हो, चाहे वह मैसूर क्यों न हो, चाहे वह निजाम क्यों न हो, चाहे वो राजपूत क्यों न हो, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मराठा ही एक ऐसा वंश था जो आप कह सकते हो कि पूरे क्षेत्र में एक तरीके से सबसे शक्तिशाली के रूप में था। इसीलिए अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मराठा की तरफ से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। उन्होंने शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? उन्होंने शुरू किया वहाँ से पश्चिम बंगाल की तरफ से शुरू किया और एट लास्ट में उन्होंने एक तरीके से कहीं न कहीं मराठों को दबाने का प्रयास किया। और उस समय दबाने का प्रयास किया जिस समय मराठा शक्ति आपसी में न जान कई खंडों में विभाजित हो चुकी थी। ठीक है मित्र, तो मैं यहाँ पर बस एक आपकी भूमिका बनाना चाह रहा था कि मराठा एक तरीके से थे क्या। ठीक है, और इसका डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं मराठा के संबंधित शब्दावलियाँ। क्योंकि मराठा में शिवाजी का अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसलिए उनकी अपनी नीति थी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इतनी बड़ी भारत में सत्ता को चुनौती देने वाले शिवाजी की
क्या सोच थी और उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में जो नीतियां अपनाई थी उससे संबंधित क्या शब्दावलियां हैं, उस पर चर्चा करना तो अनिवार्य ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्दावलियां हैं। वतन, वतन का मतलब क्या होता है? मराठा साम्राज्य में वतन शब्दावलियां का मतलब होता है आनुवंशिकी भूमि। जी हाँ, आनुवंशिकी भूमि को हम वतन कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकी भूमि को वतन के नाम से जाना गया मराठा साम्राज्य में। अगला शब्द है पोटानिस। पोटानिस मतलब होता है खजांची। पोटानिस का मतलब क्या होता है? खजांची। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पोटानिस मतलब खजांची होता है। सिलहदार, सिलहदार का मतलब घोड़े के सैनिक जिन्हें घोड़ा और हथियार स्वयं लाना पड़ता था, उसे सिलहदार कहा जाता है। घोड़े के सैनिक जिन्हें घोड़ा और हथियार स्वयं लाना पड़ता था, उन्हें सिलहदार कहा जाता है। मजूमदार, मजूमदार का मतलब लेखा परीक्षक और लेखा अधिकारी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र। मजूमदार, मजूमदार का मतलब होता है कि लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारी। ठीक है, अगला देखते हैं मसलतदार। मसलतदार का मतलब यहाँ पे पेशवा के अधीन बड़े प्रांतों के सूबेदार होते थे। पेशवा के अधीन, पेशवा के अधीन, पेशवा एक सबसे बड़ा पद होता था, उसके पेशवा के अधीन बड़े प्रांतों के सूबेदार को हम क्या कहते थे? मसलतदार कहते थे। क्लियर, यानी कि एक तरीके से गवर्नर मसलतदार होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर है कारखनिस। कारखनिस मतलब कारखाने या रसद विभाग की देखरेख करने वाला। रसद विभाग का मतलब एक तरीके से जो खाने पीने की सामग्रियां होती हैं उसकी देखभाल करने वाला यहाँ पे कौन था? कारखनिस। क्लियर। इसके बाद देखते हैं कामबिसदार। कामबिसदार का मतलब पेशवाओं के अधीन छोटे प्रांतों का सूबेदार। यहाँ पे देखिए दो हैं, एक मसलतदार है और एक कामबिसदार। दोनों क्या नाम है? सूबेदार हैं। बस ये है कि कामबिसदार छोटे सूबेदार के, छोटे प्रांत के सूबेदार हुआ करते थे और मसलतदार जो हुआ करते थे वो बड़े प्रांत से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कहाँ पर है? मतलब यहाँ सूबेदार से या गवर्नर से है। घटबाया, घटबाया मतलब ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट की ऊंची भूमि, उसको हम कहते हैं घटबाया। घटभाया, तो घटभाया ये आप थोड़ा से याद करिएगा। ठीक है, घटभाया मतलब ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट की ऊंची भूमि। क्यों? क्योंकि ये शब्द यूज किया, क्योंकि जो शिवाजी थे या जो मराठा का साम्राज्य विस्तार था वो पूरे पठारी इलाकों में था, जो सामान्य भूमि से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होती थी। तो इसके लिए भी इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जाना यहाँ पर लाजमी ही होगा। आइए देखते हैं फिर अगला क्या है। चितनिस। चितनिस मतलब क्या है? यहाँ पे चितनिस मतलब पत्र व्यवहार करने वाला लिपिक। चितनिस पत्र व्यवहार करने वाला क्या होता था? लिपिक होता था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। फड़निज, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। फड़निज मतलब उपलेखा परीक्षक। उपलेखा परीक्षक जो होता है उसको हम फड़निज कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है वारवर। वारवर मतलब जीवन के लिए प्रयुक्त मराठी शब्द। ठीक है, जीवन के लिए प्रयुक्त मराठी शब्द को हम क्या कहते हैं? वारवर कहते हैं। चौथ आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चौथ क्या चीज़ है, तो ध्यान से सुनिएगा। मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले गए कुल उत्पादन का 1/4 जो भाग होता था वो चौथ कहा जाता था। यानी कि चौथ जो कर लिया जाता था वह अपने साम्राज्य के अंतर्गत न लेकर ये दूसरे साम्राज्य से लिया जाता था या दूसरे क्षेत्र से लिया जाता था, चाहे वो मुगल हो गए, चाहे वो मैसूर हो गए, चाहे वो निजाम के क्षेत्र हो गए, यहाँ से चौथ लिया जाता था। ठीक है, और अपने क्षेत्र से जो कर लिया जाता था वो कुल उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। इसे सरदेशमुखी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी में अंतर आप कर लीजिएगा। अगला है भूमिया। भूमिया मतलब एक भूमि पत वर्ग होता था, तो इसे हम भूमिया कहते हैं। बारगिर। बारगिर मतलब ऐसे सैनिक जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े और हथियार प्रदान किए जाते थे। ऐसे सैनिक जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े और हथियार प्रदान किए जाते थे, इनको बारगिर कहते हैं। ठीक है, बस याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिएगा इसको भी। अब अगला आता है कि देशमुख। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सरदेशमुख है और यहाँ पे क्या है? देशमुख है। तो सरदेशमुख और देशमुख में अंतर है। देशमुख मतलब ये उत्तर भारत के ग्राम प्रधान के चौधरी
चौधरी हुआ करते थे, गुजरात के देसाई के समकक्ष थे। ठीक है, तो ये एक चौधरी शब्द यूज यहाँ किया गया है किसके लिए? देशमुख के लिए। ठीक है, अब देश किसे कहा जाता है? पूर्व से पश्चिम घाट तक फैला हुआ दक्कनी पठार क्या कहलाता था? देश कहलाता था। यानी कि उनका अपना साम्राज्य विस्तार जो होता था वो उसको अपने आप में क्या कहते थे? देश कहते थे। जमादार, जमादार मतलब कोषाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता है? जमादार को कोषाध्यक्ष कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद खानजाद, यानी खानजाद मतलब कुलीन वर्ग का अधिकारी क्या कहलाता था? खानजाद कहलाता था। किलेदार, किलेदार का मतलब किले का अधिकारी जो होता था उससे किलेदार कहा जाता था। इसके बाद है सबनिस, यानी कि दफ्तरदार को सबनिस कहा जाता था। क्लियर? चकन, चकन मतलब सीमा शुल्क होता था। चकन, चकन मतलब सीमा शुल्क, ये इंपॉर्टेंट है। चकन, चकन मतलब सीमा शुल्क यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर है रुक्का। रुक्का मतलब क्या है? मराठे तांबे की मुद्रा, जिसे 1/4 तोला होता था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रुक्का। ठीक है, तो ये रुक्का मराठे तांबे की मुद्रा है 1/4। ठीक है, तो रुक्का एक सिक्का का प्रयोग किया जाता था जो मराठे के लिए ये यूज किया जाता था। चकन क्या था? सीमा शुल्क था। तो ये इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जिनमें से आपको भी स्पेशल जिन शब्दावलियों को ध्यान में रखना है वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। एक जैसे रुक्का हो गया, चकन हो गया, फिर जमादार हो गया, देशमुख हो गया, इसके अलावा फिर सरदेशमुखी, चौथ, फड़नीज हो गया, फिर इसके अलावा मजूमदार और पोटानिस और वतन। इतने शब्द आपको स्पेशली रूप से पढ़ने होंगे और इसको आपको ध्यान में देना होगा। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया मराठी शब्दावलियों के बारे में। ठीक है, जो एक तरीके से साइड के प्रश्न हैं जिनको मैं एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी उसमें समय है। अभी उसमें समय का मतलब ये है कि अभी और वीडियो बन जाएंगे तब उसके लिए प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि आप साथ में पढ़ते जाएंगे तो इसका आपको एक अलग रूप में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ। फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।